नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड का एक सारांश है। ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम सुना होगा, शायद पढ़ा भी हो, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी तारीफ नहीं करने वाले। हम इसके जो उसूल हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको आज के भारतीय संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या 25 साल पहले अमेरिका में लिखी गई ये सलाह आज भी हमारे लिए, हमारे मध्यम वर्ग के लिए उतनी प्रासंगिक है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि देखिए ये किताब सिर्फ जल्दी अमीर कैसे बने के बारे में नहीं है। इसका जो असली मकसद है ना, वो है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग को बदलना। मतलब पैसे को लेकर जो सोच बचपन से हमारे अंदर डाल दी गई है उसको। और इसकी शुरुआत एक ऐसे विचार से होती है जो सुनने में तो मतलब बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में हमारी पूरी वित्तीय सोच को पलट कर रख सकता है। और वो विचार है संपत्ति और देनदारियों के बीच के असली फर्क को समझना। हाँ, और मुझे लगता है यहीं से ज्यादातर लोगों का इस किताब से परिचय होता है। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बिल्कुल। और देनदारी यानी लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ये परिभाषा तो शायद सबने सुनी है, पर असल मुश्किल इसे लागू करने में आती है। मेरे लिए और शायद बहुत से सुनने वालों के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हमारा अपना घर, जिसे हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, सही बात है, उसे ये किताब एक देनदारी कहती है। ये बात हजम करना आज भी कई लोगों के लिए मुश्किल है। बिल्कुल। और ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम संपत्ति को मालिकाना हक से जोड़कर देखते हैं या फिर उसकी बढ़ती हुई कीमत से, जबकि कियोसाकी का जो पूरा नजरिया है वो कैश फ्लो पर आधारित है। मतलब पैसा किधर बह रहा है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदने के लिए लोन लिया, ठीक है, जिसकी ईएमआई समझ लीजिए 20,000 रुपये महीना है, और उसका मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब मिलाकर 3,000 रुपये और लगते हैं। तो हर महीने आपकी जेब से 23,000 रुपये बाहर जा रहे हैं। सही है। अब अगर आप उस फ्लैट में खुद रहते हैं तो वो निश्चित रूप से एक देनदारी है, क्योंकि वो सिर्फ पैसा निकाल रहा है। ठीक है, ये तो समझ में आया। लेकिन अगर मैं उसे किराए पर दे दूं तो तब तो वो संपत्ति बन जाना चाहिए ना? जरूरी नहीं। यहीं पर कैश फ्लो का असली टेस्ट होता है। अगर उस फ्लैट का किराया सिर्फ 18,000 रुपये महीना आता है, अच्छा, तो भी आपकी जेब से हर महीने 5,000 रुपये जा रहे हैं। मतलब 23,000 का खर्चा और 18 की आमदनी। बिल्कुल। आपका कैश फ्लो माइनस 5,000 रुपये है। तो किताब के अनुसार यह अभी भी एक देनदारी है, भले ही भविष्य में उसकी कीमत बढ़ने की पूरी उम्मीद हो। एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति ऐसी संपत्ति की तलाश करेगा जिसका किराया उसकी ईएमआई और खर्चों से ज्यादा हो। अगर किराया 25,000 आता तो हर महीने आपकी जेब में 2,000 रुपये आते। तब जाकर वो फ्लैट आपके लिए एक सच्ची संपत्ति बनता है। अमीर लोग कीमत बढ़ने का इंतजार नहीं करते, वो पहले दिन से पॉजिटिव कैश फ्लो पर ध्यान देते हैं। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि घर खरीदना हमेशा ही एक बुरा फैसला है? भारत में तो मतलब घर खरीदना सिर्फ एक वित्तीय फैसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। लोग अपने बच्चों के लिए एक छत चाहते हैं। और ये किताब उस भावना को गलत नहीं ठहराती। मुद्दा घर खरीदने का नहीं, बल्कि उसे अपनी पहली और एकमात्र वित्तीय प्राथमिकता बना लेने का है। अच्छा। समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी बचत और आने वाले 20-30 साल की कमाई एक ऐसी चीज में लगा देता है जो उसकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही है, और उसे असल संपत्ति यानी आय पैदा करने वाली संपत्ति खरीदने से रोकती है। कियोसाकी का तर्क है, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक या एक छोटा बिजनेस, जब उन एसेट्स से आने वाला कैश फ्लो इतना हो जाए कि वो आपके सपनों के घर की ईएमआई को आसानी से उठा सके, तब घर खरीदो। हाँ, तब घर खरीदो। इस तरह आपका घर आपकी देनदारी नहीं, बल्कि आपकी संपत्तियों की देनदारी बन जाता है। वाह! ये बस प्राथमिकता का खेल है। ठीक है, तो ये सिर्फ गणित नहीं है, ये हमारी सोच के तरीके से जुड़ा है। और यहीं पर किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, जो शायद संपत्ति देनदारी वाले विचार से भी ज्यादा गहरा है। नौकरी की सुरक्षा बनाम वित्तीय स्वतंत्रता। बिल्कुल। किताब का एक मुख्य तर्क है, पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सिखाओ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर व्यावहारिक कितना है? हाँ, उस इंसान के लिए कितना व्यावहारिक है जो महीने के आखिर में मुश्किल से गुजारा कर रहा है? निवेश के लिए पैसा आएगा कहाँ से? ये शायद इस किताब पर लगने वाला सबसे आम आरोप है।
और ये जायज़ भी लगता है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो कियोसाकी यहाँ बड़ी रकम की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक आदत की बात कर रहे हैं, एक मानसिकता की। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत से समझा जा सकता है। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, सारे खर्चे और बिल चुकाते हैं, और अगर महीने के अंत में कुछ बच गया तो उसे निवेश करने की सोचते हैं। सही बात है। जबकि अमीर मानसिकता ठीक इसका उल्टा करती है। सैलरी आते ही सबसे पहले एक तय रकम, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, उसे निवेश के लिए अलग रख दिया जाता है। अच्छा। फिर जो बचा उसमें गुजारा करने की चुनौती ली जाती है। लेकिन इससे तो महीने का बजट और ज्यादा टाइट हो जाएगा, ये तो और मुश्किल लगेगा। शुरुआत में लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन ये दो काम करता है। एक, ये आपको अनुशासन सिखाता है और निवेश की आदत डालता है, भले ही रकम छोटी हो। और दूसरा, जब आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा होता है तो ये आपको और पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढने के लिए मानसिक रूप से मजबूर करता है। मतलब ये दबाव एक प्रेरणा बन जाता है। एग्जैक्टली, ये उस वित्तीय दबाव को एक प्रेरणा में बदल देता है। सोचकर देखिए, असल में होता क्या है, हमारी पूरी परवरिश, हमारी शिक्षा हमें एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए प्रोग्राम करती है। स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। ये पैसों के लिए काम करने का मॉडल है। इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये प्रोग्रामिंग बहुत गहरी है। इसमें सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक तरह का आराम भी है। हर महीने एक तय तारीख को सैलरी आने का आराम। हाँ, वो कंफर्ट जोन। इस आराम को छोड़कर निवेश की अनिश्चित दुनिया में कदम रखना डरावना लगता है। शुरू करो और फेल हो जाओ। फेल होने को तो एक कलंक की तरह देखा जाता है। हाँ, जबकि किताब कहती है कि असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक कर्मचारी की मानसिकता में आप अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं। अगर आप काम करना बंद कर दें तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। हाँ, आय सीधे आपके समय से बंद ही है। बिल्कुल। निवेशक या बिजनेस ओनर की मानसिकता का लक्ष्य इस बंधन को तोड़ना है। ऐसी संपत्ति बनाना जो तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हो या छुट्टियां मना रहे हो। यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। तो अगर हमारी प्रोग्रामिंग ही हमें गलत रास्ते पे ले जा रही है तो इसे ठीक कैसे करें? इसका जवाब किताब देती है, वित्तीय शिक्षा। लेकिन ये कौन सी शिक्षा है जो हमें स्कूलों या कॉलेजों में नहीं मिलती? इसका असली मतलब क्या है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब किताब वित्तीय शिक्षा की बात करती है तो उसका मतलब MBA की डिग्री या इकोनॉमिक्स में PhD करना नहीं है। अच्छा। उसका मतलब है पैसे की भाषा सीखना। फाइनेंस की अपनी एक शब्दावली है। कैश फ्लो, कैपिटल गेन्स, डिप्रिसिएशन, एसेट एलोकेशन। हाँ। और इसके अपने नियम हैं। वित्तीय साक्षरता का मतलब है इन शब्दों को समझना और इन नियमों को जानना। और इसका एक बहुत ही व्यवहारिक मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना सीखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होता है, आम आदमी के लिए इसका क्या काम? कियोसाकी का तर्क है कि हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, चाहे वो उसे कागज पर बनाए या ना बनाए। इसमें 4 हिस्से होते हैं: आय यानी इनकम, खर्चे एक्सपेंसेस, संपत्ति एसेट्स, और देनदारियां लायबिलिटीज। बिल्कुल। वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति ये समझता है कि ये चारों चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। वो समझता है कि उसकी सैलरी इनकम कॉलम में आती है और फिर जब वो एक महंगा फोन खरीदता है तो पैसा एक्सपेंस कॉलम से होता हुआ किसी और की इनकम बन जाता है। अच्छा। जब वो एक कार लोन लेता है तो वो उसके देनदारी वाले कॉलम में जुड़ जाती है और हर महीने की EMI उसके खर्चों को बढ़ा देती है। वो इस पूरे खेल को आंकड़ों में देख सकता है। मतलब जब तक आप अपने पैसे के बहाव को इस तरह से कागज पर नहीं देख सकते, तब तक आप वित्तीय रूप से अंधेरे में तीर चला रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसी समझ की कमी की वजह से रिस्क का डर पैदा होता है। ज्यादातर लोग शेयर बाजार या रियल एस्टेट में पैसा लगाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जुआ है। हाँ, कि वे अपना पैसा खो देंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। किताब का एक रांतिक विचार है, निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, वित्तीय रूप से अशिक्षित होना जोखिम भरा है। वाह। जोखिम अज्ञानी होने में है। इसे उस प्रॉपर्टी वाले उदाहरण से फिर से जोड़ते हैं। अगर आप बिना रिसर्च किए सिर्फ किसी के कहने पे एक फ्लैट खरीद लेते हैं तो ये जुआ है, ये जोखिम भरा है। सही बात है।
लेकिन अगर आप उस इलाके में किराए की दर, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्च, लोन की ईएमआई, इन सबको एक स्प्रेडशीट में डालते हैं और हिसाब लगा के देखते हैं। हाँ, और देखते हैं कि आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, तो ये एक परिकलित निवेश है। आपने अपना होमवर्क किया है। अब जोखिम बहुत कम हो गया है। ज्ञान डर को खत्म करता है और जोखिम को नियंत्रित करता है। तो इसका मतलब ये है कि जोखिम से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे समझने और उसे मैनेज करने की जरूरत है। इससे भी एक कदम आगे किताब ये तर्क देती है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम बहुत ज्यादा सुरक्षित खेलने में है। क्या मतलब? मतलब एक ही नौकरी पर, आय के एक ही स्रोत पर पूरी तरह से निर्भर रहना आज के समय में सबसे जोखिम भरे कामों में से एक है। कंपनियां बंद हो जाती हैं, नौकरियां चली जाती हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है। असली सुरक्षा एक नौकरी में नहीं, बल्कि कई स्रोतों से आने वाली आय में है। और वो आय आती है विभिन्न प्रकार की संपत्तियों से। बिल्कुल। इसलिए परिकलित जोखिम लेना न केवल जरूरी है, बल्कि ये वित्तीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें, तो ऐसा लगता है कि ये किताब सिर्फ अमीर बनने के टिप्स नहीं देती, बल्कि ये हमें हमारे वित्तीय फैसलों के पीछे की क्यों को समझने के लिए मजबूर करती है। सही बात है। सबसे पहले संपत्ति और देनदारी को कैश फ्लो के नजरिए से देखना, न कि सिर्फ मालिकाना हक के। दूसरा, नौकरी की सुरक्षा वाली कर्मचारी की सोच से बाहर निकलकर एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करना, जो आय के कई स्रोत बनाने पर ध्यान देता है। हाँ? और अंत में ये सब करने के लिए असली वित्तीय ज्ञान हासिल करना, जो आंकड़े पढ़ने और परिकलित जोखिम लेने की काबिलियत से आता है। तो हमारे शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। क्या ये सलाह आज के भारत में काम करती है? मुझे तो लगता है कि सिद्धांत आज भी उतने ही मजबूत हैं। कैश फ्लो का गणित नहीं बदलता, निवेश के उसूल नहीं बदलते, लेकिन शायद हमें उन्हें भारतीय संदर्भ में लागू करने के लिए अपनी सामाजिक हकीकत को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। यहाँ घर खरीदना सिर्फ एक देनदारी नहीं, एक सामाजिक जरूरत भी है। यहाँ पर लोग आज भी सुरक्षित नौकरियों को ज्यादा सम्मान देते हैं। बिल्कुल। और जब हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की बात करते हैं ना, तो ये हमें एक और भी गहरे सवाल पर लाता है, जो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अच्छा। मान लीजिए आपने ये सब कर लिया, आपने ऐसी संपत्तियां बना ली जो आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रही हैं। हाँ। अब आपको पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर विचार करने के लिए एक सवाल ये है, आप उस आजाद हुए समय का क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है। वित्तीय स्वतंत्रता का असली मकसद सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का विकल्प हासिल करना है। क्या आप उस समय का उपयोग अपने किसी जुनून को पूरा करने में करेंगे, या परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताने में, या समाज में कोई योगदान देने के लिए? उस विकल्प का आप क्या करेंगे? असली लक्ष्य पैसा नहीं, बल्कि वो आजादी है जो पैसा देता है। ये सोचने वाली बात है।